हेलो दोस्तों, क्या ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है या फिर चाइना का ही पार्ट है? ये डिबेट जियोपॉलिटिक्स के अंदर पिछले कई डेकेड से चल रही है। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसके हिस्टोरिकल रूट्स, करंट पॉलिटिकल बैकग्राउंड एंड इसके साथ-साथ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए। सबसे पहले थोड़ा ज्योग्राफी को समझ लेते हैं इस एरिया की। ये जो आपको यहाँ पर आइलैंड दिखाई दे रहा है, इसे ताइवान कहा जाता है या फिर रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है। यहाँ जो आपको रेड कलर में मेनलैंड चाइना दिख रहा है, इसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है। इन दोनों के नोमेनक्लेचर के अंदर ये क्या डिफरेंस है, ये वीडियो खत्म होते-होते आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं थोड़ी हिस्ट्री की। चाइना में 1640 से लेकर 1911 तक चिंग डायनेस्टी ने रूल किया। ये चिंग डायनेस्टी ही थी जिसने 17th सेंचुरी में ताइवान को अनेक्स करके चाइना का हिस्सा बनाया और लगातार ताइवान को चाइना ने उसके बाद रूल किया जब तक जापान ने चाइना के ऊपर अटैक नहीं किया। 1894-95 में पहली साइनो जापानीज वॉर लड़ी जाती है। जापान अटैक करता है चाइना के ऊपर और चाइना के बहुत सारे एरियाज को अपने कंट्रोल में ले लेता है। जापान की जीत होने के बाद ताइवान जो अभी चाइना का हिस्सा था, जापान के कंट्रोल में चला जाता है और आने वाले लगभग 40-50 सालों तक जापान ही ताइवान को कंट्रोल करता है। इस स्टेटस में ताइवान के चेंज आ गया, अब वो चाइना का पार्ट नहीं रहा। इसी दौरान 1911 में ही जब चिंग डायनेस्टी खत्म हुई तो चाइना में रिपब्लिक ऑफ चाइना को एस्टेब्लिश किया। वहां के एक लीडर एंड कुइमिंतोंग पार्टी के भी लीडर जिनका नाम था सुन येत-सन। तो सुन येत-सन एंड कुइमिंतोंग पार्टी 1911 में चिंग डायनेस्टी के खत्म होने के बाद चाइना के अंदर रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टेब्लिश कर देती है। बट ये रिपब्लिक ऑफ चाइना कुछ हफ्तों तक ही चल पाया और उसके बाद यहां पर एक मिलिट्री डिक्टेटर ने अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया। सुन येत-सन को यह इलाका छोड़कर, चाइना छोड़कर जाना पड़ा और उसके बाद 4 से 5 सालों तक युआन शिकई जो एक मिलिट्री डिक्टेटर थे वो चाइना को रूल करते हैं। एंड जब वो अपने आप को एम्परर डिक्लेयर कर देते हैं 1916 में, उसके बाद चाइना के अंदर शुरू हो जाती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिसको हम चाइनीज वॉरलॉर्ड एरा के नाम से भी जानते हैं। इसमें चाइना पॉलिटिकली डिवाइड हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जिसके हिस्से में जो इलाका आया वो उसके ऊपर रूल करना शुरू कर देता है। छोटी छोटी मिलिट्रीज डेवलप होती हैं जो चाइना के अलग अलग एरियाज पर रूल करती हैं। बट ये चाइना के फ्यूचर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला था, क्योंकि डिसइंटीग्रेटेड कंट्री जो है वो अपनी जीडीपी को और अपने लोगों को अपलिफ्ट नहीं कर सकती है। इसी दौरान चाइना के अंदर दो बड़े लीडर्स जो हैं वो एमर्ज होते हैं। एक तरफ अब सुन येत-सन की डेथ हो चुकी थी, उनका रिप्लेसमेंट आता है जिनका नाम था चियांग कई शेक, जो लीडर बनते हैं कुइमिंतोंग पार्टी के। और वहीं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी भी एस्टेब्लिश कर दी जाती है और उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक माओ जेडोंग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के एक मेजर लीडर के रूप में उभरते हैं। इस वॉरलॉर्ड एरा के दौरान दोनों ही पार्टीज, ऑल्दो इन दोनों पार्टीज के बीच में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। जहां कुइमिंतोंग प्रो कैपिटलिस्ट थी, वहीं जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वो प्रो कम्युनिस्ट पार्टी थी। इन दोनों ने फिर भी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को साइडलाइन करते हुए एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया एंड चाइना को इस पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन और इंस्टेबिलिटी के दौर से बाहर निकालने की कोशिश करी, जिसमें ये कामयाब भी हो गए। एंड 1928 में चाइना में वॉरलॉर्ड एरा खत्म होता है। बट एक जंग खत्म होती है और दूसरी जंग शुरू हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ये दोनों पार्टीज की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मेल नहीं खाती थी। और अब कुइमिंतोंग पार्टी जो अभी तक काफी पावरफुल थी एज कंपेयर टू द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, 1928 में वॉरलॉर्ड एरा के खत्म होने के बाद चाइना में सिविल वॉर को शुरू कर दिया जाता है, जहां दोनों ही पार्टीज एक दूसरे को खत्म करने का ठान लेती हैं। कुछ समय तक कुइमिंतोंग पार्टी आगे चलती है, बट इवेंचुअली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को भी सक्सेस मिलना शामिल हासिल हो जाती है। बट इस सिविल वॉर के दौरान ही चाइना पर जापान एक बार फिर से अटैक कर देता है 1937 में, और वहीं पर वर्ल्ड वॉर 2 भी शुरू हो जाती है। अब इस वर्ल्ड वॉर 2 और जापानीज इन्वेजन के चलते ये दोनों पार्टीज वापस में एक दूसरे के साथ हाथ मिलाती हैं ताकि जापान को डिफीट किया जा सके और कंट्री को यूनाइट रखा जा सके। रिजल्ट ये निकलता है कि हिरोशिमा और नागासाकी के बाद जापान सरेंडर कर देता है, वर्ल्ड वॉर 2 में उसकी हार हो जाती है। एंड जैसे ही ये हार होती है, इन दोनों पार्टीज के बीच में जो शांति समझौता था वो भी खत्म हो जाता है और सिविल वॉर दोबारा शुरू हो जाती है। बट अब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की पावर कुइमिंतोंग के मुकाबले काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। रिजल्टेंट सीसीपी पूरे चाइना पर अपना रूल एस्टेब्लिश करने के लिए आगे बढ़ती है और वहीं चियांग कई शेक अपनी कुइमिंतोंग पार्टी को लेते हैं और ताइवान चले जाते हैं और वहां पर एस्टेब्लिश करते हैं वो रिपब्लिक ऑफ चाइना। एंड जो बचा हुआ चाइना का हिस्सा है उसका नाम रख दिया जाता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और वहीं से ये डिबेट शुरू हो जाती है। ऑल्दो ज्यादातर कंट्रीज जो हैं वो कंट्री के रूप में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना या मेनलैंड चाइना को ही रिकॉग्नाइज करती हैं। रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकॉग्नाइज एज ए कंट्री करने वाली, ताइवान को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज करने वाले बहुत ही कम देश जो है वो इस दुनिया में मौजूद हैं। ऑल्दो रिपब्लिक ऑफ चाइना या ताइवान यूनाइटेड नेशन और बड़े बड़े इंटरनेशनल एजेंसीज का भी हिस्सा, ऑर्गेनाइजेशंस का भी हिस्सा नहीं है। अब इन दोनों के बीच में यही डिबेट थी। रिपब्लिक ऑफ चाइना या ताइवान का कहना है कि वो अब एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, वो चाइना का हिस्सा नहीं है और एक दिन ऐसा आएगा
जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहती है कि वो ताइवान को भी अपने अंदर शामिल कर लेंगे। इसके चलते दोनों कंट्रीज के बीच के जो आपसी रिश्ते हैं, खैर ताइवान एक कंट्री नहीं है, इन दोनों के बीच में जो आपसी रिश्ते हैं वो बहुत ही ज्यादा खराब हैं। बट 1990s के दौरान इन रिश्तों को सुधारने के लिए कोशिश भी की गई थी, जिसे 1992 कंसेंसस कहा गया, बट वो भी कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि चाइना की वन चाइना पॉलिसी के चलते चाइना बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि ताइवान एक सेपरेट एंटिटी है, एक सेपरेट नेशन है। अब ऐसे में फिलहाल अगर हम बात करें तो जो पार्टी रूल कर रही है ताइवान के अंदर, जिसका नाम है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, वो वन चाइना पॉलिसी के बिल्कुल अगेंस्ट है। वो 1992 के कंसेंसस जिसके तहत दोनों के बीच में कोऑपरेशन बढ़ाने की कोशिश की गई थी उसके भी अगेंस्ट है, और वो चाइनीज यूनिफिकेशन के भी अगेंस्ट है। अब फ्यूचर में क्या हो सकता है इस इशू के ऊपर, तो तीन ही सॉल्यूशंस हमको दिखाई देते हैं ताइवान के इस इशू को लेकर। या तो ताइवान जो है वो चाइना के साथ यूनिफाइड हो जाएगा, या उसकी इंडिपेंडेंस मेंटेन रहेगी और वो एक इंडिपेंडेंट सेपरेट कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। अब यूनिफिकेशन अगर करने की चाइना कोशिश करता है तो चाइना और ताइवान का सपोर्टर यूएस एंड जापान एंड फिलीपींस, ये कंट्रीज भी चाइना के खिलाफ कोई एक्शन ले सकती हैं। इसलिए लार्जली देखा जाए तो यूनिफिकेशन अभी फिलहाल आने वाले कुछ डेकेड्स के अंदर तो हमको पॉसिबल दिखाई नहीं देता है, अनटिल एंड अनलेस चाइना एक अग्रेसिव पॉलिसी का इस्तेमाल करे और फोर्सफुली ताइवान को अपने अंदर यूनाइट करने की कोशिश करे। और दूसरा है इंडिपेंडेंस। खैर इंडिपेंडेंस तो ताइवान के पास अभी भी मौजूद है, बट उसके पास कंट्री का स्टेटस नहीं है। एंड ताइवान के लोगों का यह कहना है कि वो अब चाइना से कटे हुए उनको 70-80 साल हो चुके हैं। ताइवान के लोगों का यह भी कहना है कि अब उनका खुद का एक कल्चर है, उनकी खुद की एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, जबकि चाइना का कल्चर अब बहुत अलग है। इसलिए वो ना तो यूनिफाई होंगे, वो सिर्फ इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, बट अभी भी उनको वर्ल्ड कम्युनिटी जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में स्टेटस नहीं देती है, क्योंकि चाइना की डिप्लोमेसी और चाइना की मिलिट्री स्ट्रेंथ इसके आड़े आ जाती है। तो रिजल्ट क्या बचा? रिजल्ट बचा स्टेटस को, यानी कि फ्यूचर में भी आने वाले कई सारे डेकेड्स में हमको ताइवान के इस इशू पर कोई रेजोल्यूशन देखने वाला नहीं मिलेगा। ज्यादातर चांसेस यही हैं कि ताइवान ऐसे ही अपनी सेपरेट एंटिटी मेंटेन करेगा, कंट्री का स्टेटस उसे अभी नहीं मिलने वाला है। फ्यूचर में अगर जो भी पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट होंगी इस इशू को लेकर, हम उसके ऊपर बात जरूर करेंगे। बट आपको क्या लगता है कि क्या ताइवान एक सेपरेट कंट्री है या नहीं है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ऐसी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, वीडियोस देखते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक भी करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।